नमस्कार। राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बाद जब भी नई सरकार आती है तो एक परंपरा है, वो पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के कार्यकाल में जो भी प्रमुख निर्णय लिए गए हैं उनकी समीक्षा करवाती है। और इस बार बीजेपी सरकार ने भी पिछली कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की समीक्षा का काम शुरू किया। इसके लिए एक मंत्रिमंडलीय समिति गठित की गई, लेकिन इस समीक्षा में आमतौर पर कुछ भूमि आवंटन के केसेस, कुछ पट्टे देने के केसेस, कुछ रियायतें देने के केसेस शामिल होते हैं। इन्हीं सब के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय उभरा, वो था पिछली सरकार द्वारा 17 नए जिले और 3 नए संभाग गठित करने का मामला। ये मामला इतना महत्वपूर्ण था कि उसके लिए पृथक से एक मंत्रिमंडलीय उपसमिति का गठन किया गया। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा जी को उसका अध्यक्ष बनाया गया और इस कमेटी को सहयोग प्रदान करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति पृथक से गठित की गई, जिसका चेयरमैन हमारे राजस्थान के बहुत ही मेरिटोरियस और आप कह सकते हैं माटी के लाल या सन ऑफ द सॉइल रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर ललित के पंवार को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। और डॉक्टर ललित के पंवार के साथ में गृह, फाइनेंस, रूरल डेवलपमेंट और रेवेन्यू, इन विभागों के अधिकारियों को भी साथ लगाया गया और एक कमेटी गठित की गई। डॉक्टर ललित के पंवार की अध्यक्षता में गठित इस कमेटी का काम था कि 2 माह के भीतर पहले जो डॉक्टर राम लुभाया की कमेटी ने प्रस्ताव दिए थे उन प्रस्तावों की समीक्षा करे और अपने सुझाव दे, ताकि मंत्रिमंडलीय उपसमिति इस पे अंतिम निर्णय ले सके और फिर मंत्रिमंडलीय उपसमिति की जो सिफारिश होगी उसका निर्णय कैबिनेट में कराया जा सके। आज के कीनोट कार्यक्रम में खुद डॉक्टर ललित के पंवार हमारे साथ मौजूद हैं। पंवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आमतौर पे हम कीनोट कार्यक्रम में जो भी हमारे अतिथि आते हैं उनसे उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में या और उनकी जो उपलब्धियां हैं उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन ये विषय इतना महत्वपूर्ण है, मैं सोचता हूँ पहले हम सीधा इन्हीं जो जिलों के गठन पुनर्गठन और संभागों के गठन पुनर्गठन के बारे में बातचीत है उसको कर लेते हैं। तो पंवार साहब, आपको जब ये विशेषज्ञ समिति का चेयरमैन बनाया गया तो क्या मैंडेट आपको दिया गया था, क्या आपसे अपेक्षा की गई थी कि आप क्या जांच करेंगे या क्या समीक्षा करेंगे? मुख्य रूप से जो हमें मैंडेट दिया गया कमेटी का, उसमें था क्षेत्राधिकार, जिलों का क्षेत्राधिकार, प्रशासनिक सुविधा, वित्तीय संसाधन और एक आम नागरिक का जिला मुख्यालय पे एक्सेस। ये 4 मेन पैरामीटर्स थे जिन पे हमारी कमेटी ने इसको परीक्षण किया। तो आपने जो ये नए जिलों की समीक्षा की, इसमें मापदंड किन किन को देखा? जैसा भी आपने जिक्र किया, एक मुख्य मापदंड तो होता है जनसंख्या का, दूसरा होता है कि भौगोलिक क्षेत्र का, जो मूल जिला है उससे नए जिले के मुख्यालय की दूरी कितनी है, कितने लोगों को सुविधा हो रही है। तीसरा होता है वहाँ उद्योग धंधे कैसे हैं, वहाँ की जो आर्थिक संसाधन है वो कैसे हैं, वहाँ पे सरकारी कार्यालय या उनका वितरण किस प्रकार से है और औद्योगिक क्षेत्र किस तरह से हैं। तो ऐसे क्या क्या मापदंड आपने? पवन जी, उसमें करीब 10 पैरामीटर्स हम लोगों ने इस पे किए थे। ये 4 तो मैंने आपको बता ही दिए, ये तो गवर्नमेंट से मैंडेट थे। इसके साथ हमने 6 और जोड़े। अच्छा। जैसे कि अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ऑलरेडी वहाँ पे कितना प्रशासनिक ढांचा उपलब्ध है। कई ऐसे जिले जहाँ एडिशनल कलेक्टर, एडीएम और एडिशनल एसपी पहले ही बैठते थे, तो वहाँ कंपेरेटिवली आसान हो जाता है। सही बात है। प्लस वहाँ का फाइनेंशियल बेस, वित्तीय संसाधन वहाँ पे कैसे हैं, कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन, नेटवर्क, क्या वो डेजर्ट एरिया है या ट्राइबल एरिया, क्या उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और साथ ही साथ कल्चरल एफिनिटी। आरपीएससी से आपका नाम जुड़ता है, तो वर्तमान में आप देखते हो पिछले लगभग 1 साल से खबरों में, अखबारों में आरपीएससी छाया हुआ है। चाहे वो पेपर लीक हो, चाहे वो नकल का मामला हो, चाहे वो इंटरव्यू में पक्षपात की बात हो, ऐसी सारी बातें चल पड़ी हैं। और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं आरपीएससी मेंबर अरेस्ट हो रहे हैं। तो एक संवैधानिक संस्था, इतनी बड़ी संस्था जिसमें सारे युवाओं का भविष्य उस पर निर्भर करता है और लोगों का इतना भरोसा रहता है, तो उसका भरोसा लोगों के मन से टूट गया है। तो क्या सोचते हैं आप, ऐसे कैसे इसका गठन होना चाहिए, सदस्यों का चयन किस आधार पर होना चाहिए, और पूरा इसका कैसे आमूलचूल ढांचा बदले, कैसे इसमें आधुनिक तकनीक का समावेश हो कि लोगों का भरोसा बने इस पे वापस? आपने बहुत महत्वपूर्ण और एक संवेदनशील प्रश्न किया और उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ पवन जी।
और मुझे सौभाग्य मिला इस कमीशन के 2 साल अध्यक्ष के रूप में काम करने का। तो चूँकि मेरा साइंटिफिक बैकग्राउंड है, तो मैंने खुद जाके पहले जो टॉप एग्जामिनेशन सिस्टम हमारी कंट्री के हैं, जैसे बिट्स पिलानी, IIT दिल्ली, तो उनका जाके पहले अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद UPSC गया, और फिर मैंने कुछ ऐसे रिफॉर्म्स किए, जैसे कि अभी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही पेपर लीक की, तो हमने कहा भाई जब पेपर छापो ही मत तो लीक कैसे होगा। यानी हमने 110 एग्ज़ाम किए, उसमें 100 एग्ज़ाम ऑनलाइन करवाए। अगर आप एग्ज़ाम ऑनलाइन कराएंगे तो क्वेश्चन रेंडमाइज होते हैं, आंसर रेंडमाइज होते हैं, तो उसमें लीकेज, तो इसलिए वो 110 में से जो 100 एग्ज़ाम हमने ऑनलाइन कराए वो फुल प्रूफ ऑन डॉट हुए। दूसरा, इवन कॉपियाँ जचवाने का काम हमने ऑन स्क्रीन करवाया। तो मेरा ये मानना है कि ह्यूमन इंटरेक्शन को अपन मिनिमाइज कर दें, तो ये जो फिज़िकल प्रॉब्लम्स हैं, पेपर लीक की या नकल की, इस तरह की, उनका डिजिटल सॉल्यूशन हम कर सकते हैं, और हमने किया। चलिए, काफ़ी बात हुई। अंत में मैं चाहूँगा कि जो हमारा यूथ है, जो इन प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा ले रहा है, उसके लिए तैयारी कर रहा है, बहुत स्ट्रेस में रहता है। जैसे कोटा में कोचिंग संस्थानों के बच्चों की बड़ी दुर्घटना की खबरें आती रहती हैं, और यहाँ भी इतना स्ट्रेस रहता है, बेरोज़गारी इतनी बढ़ी हुई है। अब इस सरकार से कुछ उम्मीद बंधी है कि इन्होंने कहा है कि हम पहले साल में 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियाँ देंगे, 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा नौकरियाँ देंगे। तो ये सब हो रहा है, तो इन बच्चों को कैसे अपना मानसिक संतुलन ठीक रखना चाहिए, कैसे तैयारी करनी चाहिए, और कैसे एम करना चाहिए, और क्या नौकरी ही विकल्प है या इनको अपने स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान देना चाहिए? आपका इतना अनुभव है, इसलिए मुझे लगा आपसे पूछा। हाँ बिल्कुल, ये आपने बहुत ज्वलंत प्रश्न पूछा। और कोटा में जो हमारा यूथ की सुसाइड केसेस का जो संख्या बढ़ी है, ये हम सब के लिए चिंता का विषय है। मैं तो यूथ को यही कहना चाहूँगा कि मैं भी आपकी तरह दिल्ली में रह के छोटा मोटी कोचिंग इंस्टीट्यूट में तैयारी की मैंने, और सौभाग्य था अच्छी तरह से हो गए। स्ट्रेस स्वाभाविक है, स्ट्रेस आएगा ही। उसका एंटीडोट रहेगा, नंबर 1, आप कुछ ऐसी हॉबी रखें, जैसे म्यूज़िक है या गेम्स हैं। और आजकल मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ कि आप प्राणायाम करें। योगाभ्यास और प्राणायाम करेंगे तो आपको डेफिनेटली काफ़ी हद तक उससे आपको, तो म्यूज़िक, योगाभ्यास, प्राणायाम, ये मैं रिकमेंड करता हूँ हमारे सारे युवा साथियों के लिए, और बिल्कुल स्ट्रेस नहीं आएगा। मैं 45 साल से IAS में हूँ, आज तक मुझे चिल्ला के किसी से बात नहीं करनी पड़ी, गुस्सा करना ही नहीं पड़ा, क्योंकि मैं रोज़ाना सुबह 45 मिनट्स तक प्राणायाम और योगाभ्यास करता हूँ। तो आप अपने फैकल्टीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और हमेशा ही मान के चलिए, अक्सर मैं इसको कोट करता, हरवंश राय जी बच्चन ने कहा था, बाद में अमिताभ बच्चन उसको कोट करते हैं, मन का चाहे हो जाए तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। मतलब आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं, हो सकता है उस परमपिता परमात्मा ने आप सबके लिए क्या सोच रखा हो। और यकीन कीजिए, 99% अपने में यकीन कीजिए, और वो 1% क्रूशियल वो ऊपर वाले पे यकीन कीजिए, तो सक्सेस आपकी आएगी। स्ट्रेस बिल्कुल मत दीजिए, स्ट्रेस लेती आपकी आधी एनर्जी वैसे ही कम हो जाती है। तो चलिए, राजस्थान के संदर्भ में इन नए ज़िलों की घोषणा, नए संभागों की घोषणा एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और आने वाले समय में उपचुनाव भी होंगे। 6 विधानसभा सीट्स पे उपचुनाव भी होने हैं, और जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। तो हमें उम्मीद करते हैं कि जो मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी हुई है वो जल्दी ही अपनी रिकमेंडेशन फाइनल करेगी, और फिर कैबिनेट उस पर अंतिम निर्णय जल्दी लेगी, ताकि राजस्थान के इतने 7-8 करोड़ लोग जो अभी तक उम्मीद कर रहे हैं, जो इस संशय में हैं कि उनके इलाके को नए ज़िले में शामिल किया जाएगा या वो पुराने ज़िले में रहेंगे, वो संशय दूर होगा, वो बादल छंटेंगे, और जल्दी ही सही स्थिति सामने आएगी। कुमार साहब, आपने समय निकाला और हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी, आपका बहुत आभार, और आपके माध्यम से, और जो आपके करोड़ों श्रोता है उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है, आप भी अपनी तरफ से पूरा फीडबैक दें, और हमारे मीडिया के माध्यम से जन विकास की योजनाओं को, जैसे जैसे हमारे विकसित भारत की परिकल्पना है, हमारा राजस्थान भी विकसित हो, और आप हमें साथ रहेंगे। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।